रिजल्ट आउट है, पिक्चर क्लियर है और संदेहों के बादल पूरी तरह से छट चुके हैं। अब ये तय है कि लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन 2014 और 2019 के मुकाबले नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी में नियम और शर्तें लागू हैं। ये शर्तें सहयोगियों की हैं, किंग मेकर्स की हैं। इसीलिए सत्ता में हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए किंग मेकर्स की शर्तों की एक कुंजी तैयार की है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि 9 जून को जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे तो किंग मेकर्स की किन शर्तों के साथ वो शपथ लेने वाले हैं। नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी में 2 किंग मेकर्स, आंध्र प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका अहम है। बीजेपी को समर्थन देने के एवज में दोनों क्षेत्रीय दलों की अपनी अपनी डिमांड लिस्ट भी मौजूद है। सूत्रों से अब तक मिली जानकारी के मुताबिक जेडीयू और टीडीपी की डिमांड लिस्ट में कई समानताएं और महत्वाकांक्षाएं हैं। इस डिमांड लिस्ट में कई मांगे हैं, लेकिन 3-3 मांगे दोनों दलों की तरफ से बड़ी ही प्रमुखता से रखी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू की तरफ से 3 मंत्री पद की मांग की गई है, जबकि टीडीपी 4 मंत्री चाहती है। जेडीयू रेलवे के साथ साथ 3 मंत्रालय चाहता है, जबकि टीडीपी स्पीकर पद के साथ आईटी मंत्रालय चाहता है। जेडीयू बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहता है, तो टीडीपी भी आंध्र प्रदेश के लिए यही मांग कर रही है। बीजेपी अभी इस पर कुछ नहीं बोल रही है, जबकि जेडीयू के अलग अलग नेता अलग अलग बात कर रहे हैं। कोई इन मांगों को पार्टी का पुराना स्टैंड बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि हम सरकार को बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं। एक बार आप इन बयानों को सुनिए, फिर हम आपको मंत्री पद के फॉर्मूले की कुंजी भी समझा देंगे। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। मोदी जी की सरकार पहले बनने दो, बनने के बाद चलने दो, चलेगी लेकिन भागेगी नहीं। यानी कि पिक्चर भी बाकी है। तो पिक्चर शुरू हो गया है, एंड बाकी है। जातिगत जनगणना को देश की किसी पार्टी ने मना नहीं किया है, बिहार ने रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में इसका विरोध नहीं किया है, इसलिए जातिगत जनगणना समय की मांग है और हम इसको पूरी तरीके से इन बातों का मैं खंडन करता हूं। कोई मांग नहीं है और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। उसके लिए हर एक घटक दल ने अपनी एक ईमानदार भूमिका निभाने का काम किया। ये विशेषाधिकार पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री जी के पास ही है। हमें उम्मीद है कि ये जो अहंकार और गुरूर था, उसको नापने के लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी काफी है। Yeah, I think that will, because there's plenty of time. There's plenty of time. Right now, there's no discussion, or in this meeting, it was not discussed. There's plenty of time, so we'll wait and see. ये जनादेश मोदी सरकार की तानाशाही, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ है और सही समय पे सही फैसला लेंगे। इसके राजनीति में बहुत मायने होते हैं, वो मायने आप लोग निकालिए। मंत्रालय का डिस्कशन यहाँ होता है। मंत्रालय का और मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। डिमांड का होता है, काय का डिमांड होता है। आपके तरह हैं कि डिमांड के आधार पर हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहें। चूंकि केंद्र सरकार में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की अहम भूमिका रहने वाली है, इसीलिए बीजेपी इनकी मांगों को मान भी लेगी। लेकिन कितनी और किन किन मांगों को मानेगी, ये देखना बहुत अहमियत रखता है। दोनों दलों की लिस्ट के बाद सवाल यह है कि क्या बीजेपी बड़े मंत्रालय सहयोगियों के साथ शेयर करेगी? क्या बीजेपी रेलवे और सड़क परिवहन जैसे मंत्रालय सहयोगियों को देना चाहेगी? पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ाने में कृषि, गरीब कल्याण, युवा मंत्रालयों की अहम भूमिका है। क्या बीजेपी इसे सहयोगियों को बांटना पसंद करेगी? इन सवालों के बीच सूत्रों से जानकारी ये मिल रही है कि जेडीयू को पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय मिल सकता है। टीडीपी को नागरिक उड्डयन और स्टील जैसे मंत्रालय मिल सकते हैं। शिवसेना शिंदे गुट को भारी उद्योग मंत्रालय मिल सकता है। एनडीए के बाकी सहयोगियों को वित्त, रक्षा जैसे अहम मंत्रालयों में राज्य मंत्री का पद दिया जा सकता है। इसके अलावा पर्यटन, एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेज, सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय भी दिए जा सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और अब सरकार
एनडीए की बनेगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी को अपने कोर एजेंडे से समझौता करना होगा। एक एक करके हम आपको इन मुद्दों की लिस्ट दिखाएंगे। एक देश एक चुनाव, बीजेपी इसे लागू करना चाहती है। तो देखिए क्या है बीजेपी के बड़े एजेंडा, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी का जो मुद्दा है, बड़ा मुद्दा, वो ये है कि एक देश एक चुनाव बीजेपी इसे लागू करेगी या नहीं, इस पर जेडीयू सहमत है, टीडीपी का विरोध है। सहयोगियों का क्या पक्ष है वो भी हम आपको बता रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो ये बीजेपी चाहती है, आम सहमति हो ये जेडीयू चाहती है और विरोध है टीडीपी का। इसके बाद अग्निवीर योजना, ये एक बड़ा मुद्दा चुनाव के दौरान भी उठाया गया था। बीजेपी का कोई बदलाव नहीं है इस रुख को लेकर, बीजेपी कोई बदलाव नहीं करना चाहती, लेकिन जेडीयू इस पर पुनर्विचार करवाना चाहती है और टीडीपी का इस पर क्या रुख है ये साफ नहीं है। नए सिरे से परिसीमन हो, ये एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी चाहती है कि ये लागू किया जाए, जेडीयू का रुख इस पर साफ नहीं है और टीडीपी का इस पर साफ तौर पर विरोध है अभी तक। जातीय जनगणना चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा और इसने चुनाव को बहुत प्रभावित किया। बीजेपी का कहना है इस पर कोई आधिकारिक बयान और आधिकारिक स्टैंड बीजेपी ने सामने नहीं रखा है, ना विरोध किया है ना समर्थन किया है, लेकिन जेडीयू ने पहले भी मांग रखी थी और अब एक बार फिर से मांग रखी है कि जल्द कराई जानी चाहिए जातीय जनगणना, और टीडीपी का इस पर क्या रुख है वो साफ नहीं है। तो देखिए अलग अलग मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर बीजेपी का और टीडीपी का क्या रुख है वो भी अभी तक कुछ मुद्दों पर साथ हैं तो कुछ मुद्दों पर साफ तौर पर विरोध है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाया। अग्निवीर पे समीक्षा की बात कर रहे हैं और यूसीसी पे भी। देखिए पूरी तरह राजनाथ जी ने अपना बयान दिया है, उस पूरी समीक्षा के लिए चिंता किया है। सर खबरें आ रही कि आपको समन किया। अग्निवीर जो देश के सैन्य पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है, जो नई पीढ़ी के नौजवान रोजगार के सुअवसर खोजते हैं, उनको मानसिक परेशानी नए नीतिगत फैसले से हुए, इस पर पुनर्विचार की जाने की आवश्यकता है। अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए, और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। सिविल कोड पर हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाता है। तो इसके खिलाफ तो पूरा देश है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो जेडीयू ने कहा है वो ठीक ही कहा है इस बारे में कि अग्निवीर की योजना तुरंत समाप्त होनी चाहिए, लेकिन पहले सरकार तो बनने दीजिए, उसके बाद ही कहेंगे। तो सहयोगियों के कई मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से आधिकारिक रूप से कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ऐसे में हमने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से करीब 8 लाख रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल करने वाले शिवराज सिंह चौहान से बात की। उनसे हमने 400 पार वाले नारे, गठबंधन सरकार और अग्निवीर समेत कई मुद्दों पर सवाल पूछे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। शिवराज जी, एमपी के मन में मोदी है तो क्लियर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन देश के मन में मोदी क्या कुछ कम हुए हैं क्या? क्योंकि 400 पार का जो नारा था वो पूरा नहीं हुआ आपका। आप चुनाव परिणाम देखिए और पूरा विश्लेषण कीजिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि जितनी सीट इस बार है उतनी अगली बार आए? सीटों का घट बढ़ ये होना स्वाभाविक है। आप देखेंगे एक तरफ कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने चमत्कारिक प्रदर्शन किया है। जेडीयू ने कह दिया है कि अग्निवीर स्कीम की समीक्षा होनी चाहिए, यानी अभी सरकार में वो सरकार ने शपथ ली नहीं है, उससे पहले ही घटक दलों ने अपनी डिमांड्स रखनी शुरू कर दी है। तो आपका क्या कहना है इस अग्निवीर स्कीम पर, उनकी मांग पर? मैं केवल इतना कहता हूं, एक एक स्कीम के बारे में इंडिविजुअल मैं बात नहीं करता। जो योजनाएं बनाई मोदी जी की सरकार ने वो सारी योजनाएं ठीक थी और देश के हित में सारे कामकाज किए गए हैं। बाकी अभी मैं मेरी जानकारी में नहीं है, इसलिए मैं किसी विश्लेषण पर नहीं जाऊंगा, लेकिन सारे घटक दल एनडीए के
एक हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और राष्ट्र हित में ही ये सरकार फैसले करते हुए चलेगी। उत्तर प्रदेश में बड़ा अप्रत्याशित रहा, उत्तर प्रदेश के नतीजे बहुत अप्रत्याशित रहे शिवराज जी। अब तो बात भितरघात तक की हो रही है, आपको लगता है कुछ भितरघात हुआ है वहां पर? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने, राष्ट्रवादी कार्यकर्ता ने पूरी निष्ठा के साथ काम किया है, पूरी निष्ठा के साथ काम किया है। परिणाम कई बार समीकरणों पर मैंने बताया कि कई जगह हम बढ़ गए, कुछ जगह हम घटे हैं, तो उसका विश्लेषण करेंगे। शिवराज जी, मनमोहन सिंह जी का एक शेर बहुत मशहूर हुआ था, जब उनसे गठबंधन पर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रह गई। क्या आपको लगता है कि वाकई गठबंधन की सरकार चलाना मुश्किल होता है और ये चुनौती होगी आप लोगों के लिए? मैं उनका आदर करते हुए कहना चाहता हूं कि वो मौन रहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और अनंत क्षमताओं के भंडार हैं। वो पूरी सक्षमता के साथ देश चलाएंगे और देश को दुनिया में बहुत आगे ले जाएंगे, विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को पूरा करेंगे। और सत्ता में अब बात कांग्रेस और राहुल गांधी के उस वादे की जिसे लेकर अलग अलग शहरों में गरीब और मुस्लिम महिलाओं की खटाखट लाइन लगने लगी है। इसी से जुड़ी एक दिलचस्प तस्वीर उत्तर प्रदेश से सामने आई, जहां यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी हिट होने के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सीटें तो खटाखट बढ़ गईं, लेकिन 2019 में अकेले 62 सीट जीतने वाली बीजेपी की आधी सीटें सटासट साफ हो गईं। दरअसल लखनऊ में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर अचानक से महिलाओं की लंबी लंबी लाइन लग गई। इन महिलाओं के हाथों में कांग्रेस का एक गारंटी कार्ड है और जुबान पर सवाल है। 5 जून की तारीख तो निकल गई, लेकिन इनके बैंक खातों में अब तक आखिर 8,500 रुपए क्यों नहीं आए? इनमें बहुत सी ऐसी महिलाएं भी शामिल हैं जो यहां कांग्रेस का गारंटी कार्ड लेने पहुंची हैं, क्योंकि महिलाओं के मुताबिक इनसे कहा गया था कि इस गारंटी कार्ड को भरकर जमा करें, हर महीने बैंक खातों में 8,500 रुपए आना शुरू हो जाएंगे और इस तरह पूरे साल में 1 लाख रुपए मिलेंगे। इसीलिए अब ये महिलाएं चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस के गारंटी कार्ड में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और बैंक खाता भर कर यहां पहुंची हैं। इनका कहना है कि इन्होंने तो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को वोट देकर अपना वादा पूरा किया, अब कांग्रेस भी इन्हें खटाखट पैसे देकर अपना वादा पूरा करे। आपको याद होगा ऐसी ही तस्वीरें नतीजों से करीब 4 दिन पहले बेंगलुरु से भी सामने आई थी, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं पोस्ट ऑफिस पहुंच गई थी और ये महिलाएं डाकघर में अपना बैंक खाता खुलवाने के लिए वहां पहुंची थी, क्योंकि यहां एक अफवाह फैलाई गई थी कि 4 जून के बाद कांग्रेस पार्टी महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 8,500 रुपए ट्रांसफर करेगी। और अब लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर महिलाओं की गारंटी कार्ड वाली खटाखट लाइन लग गई है, जबकि सच ये है कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने अपनी रैलियों में ये कहा था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के 1 महीने के बाद ही खातों में पैसा आएगा। गौर करिएगा, सरकार बनने के बाद, लेकिन ना तो देश में इंडिया गठबंधन के पास बहुमत है, ना ही उनकी सरकार बन रही है। ऐसे में इन महिलाओं को ये पैसा कैसे और क्यों मिलेगा, इन्हें ये समझाने वाला कोई नहीं है। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि ये सारा खेल बीजेपी का है, उसी ने महिलाओं को कांग्रेस दफ्तर भेजा है। 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। कांग्रेस ने ही तो निकाली है योजना, देखो आप हमारे पास फॉर्म में। यही फॉर्म मतलब जब सब लेके जा रहे थे तो हम लोग ने पूछा ये काहे के लिए है, तो बताने लगे कि 8,500 रुपये महीना आएगा, गरीबी दूर होगी, इसी उससे हम लोग आ गए, हम लोग को क्या पता। लोगों को फॉर्म मिले जी, बहुत लोगों को, कम से कम कितना बढ़ गया है और आज से नहीं बढ़ रहा, ये अब उस महीने से बढ़ रहा है, पहले ही से बढ़ा है, ये पहले से बढ़ रहा था। यही बताया गया था कि 8,500 रुपये महीना मिले। कहा था 8,500 रुपया महीना मिलेगा, चली जाओ, तुम्हारी कुछ परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये मोहल्ले में बहुत लोग कह रहे हैं, तो हमने कहा चलो भाई, तो कोठी बंगलों से छुट्टी मिल रही, जब आप आ रहे हैं तो नहीं। बहुत से कह रहे सरकार बन गई है, तो वही उम्मीद में हम लोग भी हैं कि सरकार बन गई है और हम लोग को उम्मीद भी है कि ये सरकार बनेगी। ये ऊपर वाले की
एक बार चांस से सबको मिलना चाहिए। जो लोग भी इस तरीके की मांग कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती रहती है मिसगाइड करने का काम, शायद अभी भी बीजेपी इतनी बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश में हारी है, तब भी वो सीख लेना नहीं चाहती। और अब हम आपको कांग्रेस का वो गारंटी कार्ड भी दिखाते हैं जिसे उसने लोकसभा चुनाव से पहले जारी किया था, और इसमें कांग्रेस ने वो 5 न्याय लिखे थे जो उसका चुनावी एजेंडा था। इन्हीं में से एक था नारी न्याय, जिसके तहत गरीब परिवार की महिला को हर साल 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया था। आपने खुद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को कई चुनावी रैलियों से इसका ऐलान करते भी सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर महिलाओं के खाते में हर महीने 8,500 रुपए खटाखट आने शुरू हो जाएंगे। हम आपको राहुल के इन खटाखट बयानों का एक क्विक रिकैप भी दिखाते हैं जो बहुत वायरल भी है। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बैंक अकाउंट में 5 जुलाई को 8,500 रुपए अंदर जुलाई में मिलेगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी चलता जाएगा। महिला के बैंक अकाउंट में सीधा कांग्रेस पार्टी साल का 1 लाख रुपया, महीना का 8,500 रुपए डाल देंगे। खटाखट हर महीने 8,500 रुपए। हर महीना खटाखट आप सुबह उठेंगी, 1 तारीख को आप सुबह उठेंगी, कहेंगे चलो देखते बैंक अकाउंट में क्या है। बैंक अकाउंट में देखेंगी जादू से हिंदुस्तान की सरकार 8,500 रुपए डालेगी। महिलाएं लाइन में लगी रही, लेकिन ना कांग्रेस सत्ता में आई और ना ही महिलाओं को खटाखट 8,500 रुपए मिल पाए। हालांकि राहुल गांधी आक्रामक हैं। आज राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बयानों का जिक्र करके भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप खटाखट लगा दिए। आपसे कुछ देर पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि एग्जिट पोल के बाद कैसे शेयर बाजार चढ़ा और रिजल्ट के दिन कैसे गिरा। पीएम मोदी और अमित शाह के बयानों का इससे क्या कनेक्शन है, इसकी जेपीसी जांच भी होनी चाहिए। आपको बता दें कि एग्जिट पोल के बाद निफ्टी 733 अंक और सेंसेक्स 2,507 अंक चढ़ा था, जबकि 4 जून को रिजल्ट के दौरान मार्केट क्रैश कर गया। निफ्टी 1,379 अंक और 4,389 अंक गिर गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि शेयर बाजार के चढ़ने और गिरने से खुदरा निवेशकों को करीब 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं ने कहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स को मैसेज दिया है कि आपको स्टॉक खरीदना चाहिए। उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि एग्जिट पोल्स गलत हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि बीजेपी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है, और वो जानते थे 3 जून को और 4 जून को क्या होने वाला है। कितने का 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। कितने का 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और हजारों लाखों करोड़ रुपए का चुने हुए लोगों को फायदा हुआ है। और हम इंक्वायरी चाहते हैं प्रधानमंत्री पर, होम मिनिस्टर पर, जिन्होंने एग्जिट पोल किया उन पर, और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन पर। सत्ता में अब बात करते हैं अयोध्या की।
फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की हार ने पूरे देश को चौंका दिया। ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इसी साल अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, इसी साल लोकसभा चुनाव हुए और चुनाव प्रचार में राम मंदिर बड़ा मुद्दा बना, फिर भी बीजेपी हार गई। जाहिर है कई वजहें रही होंगी, कई फैक्टर रहे होंगे। सबसे बड़ी बात सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि अवध की 90% सीट बीजेपी जीत नहीं पाई। इसके 100 किलोमीटर के दायरे में लगभग सभी उम्मीदवार हार गए। अयोध्या के आसपास सिर्फ कैसरगंज और गोंडा संसदीय सीट ही बीजेपी जीतने में सफल रही। फैजाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद 54,567 वोटों से जीते हैं। इन्होंने बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह को हराया है। सत्ता में अयोध्या में बीजेपी की हार पर हमने लोकल फैक्टर वाली विशेष कुंजी तैयार की है। इसे आप आंकड़ों और समीकरण के साथ समझिए। फैजाबाद में बीजेपी की हार की बड़ी वजह जमीन अधिग्रहण और मुआवजे के मुद्दे को माना जा रहा है। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको लेकर बयान भी दिया और कहा कि अयोध्या में गरीबों के आशियाने को नष्ट किया गया, लोगों को जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया गया, स्थानीय लोगों की जमीन बाजार मूल्य के बराबर नहीं ली गई। अयोध्या में बीजेपी की हार का एक बड़ा फैक्टर जातीय समीकरण और मुस्लिम फैक्टर वाला भी रहा है। समाजवादी पार्टी ने सामान्य सीट होने के बावजूद फैजाबाद में दलित उम्मीदवार उतारा। पासी बिरादरी के अवधेश प्रसाद को टिकट दिया गया। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार के दौरान यहां नारा चला, अयोध्या में न मथुरा न काशी, सिर्फ अवधेश पासी। इसके अलावा इस क्षेत्र में 5 लाख मुस्लिम वोटर हैं जो इंडिया गठबंधन की ओर लामबंद हुए हैं। अयोध्या में बीजेपी की हार की एक और बड़ी वजह अखिलेश यादव के स्थानीय मुद्दों वाली रैली और रणनीति भी रही है। फैजाबाद लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं: दरियाबाद, बीकापुर, रुदौली, अयोध्या और मिल्कीपुर। इनमें से अखिलेश ने 2 विधानसभाओं मिल्कीपुर और बीकापुर में रैलियां की। यहां उन्होंने जमीन अधिग्रहण, मुआवजे का मुद्दा, युवाओं को नौकरी जैसे मुद्दों को जनता तक पहुंचाया। इसका असर यह हुआ कि इंडिया गठबंधन को शहर से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में वोट मिले। फैजाबाद की 5 में से 4 विधानसभा क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन हावी रहा। अयोध्या शहर में ज्यादा वोट मिलने पर भी बीजेपी फैजाबाद का चुनाव हार गई। फैजाबाद में बीजेपी की हार की एक और बड़ी वजह कार्यकर्ताओं की अनदेखी मानी जा रही है, जिसके चलते पार्टी से सच्चिदानंद पांडे जैसे युवा नेता टूट गए। चुनाव की घोषणा के 6 दिन पहले सच्चिदानंद बीएसपी में शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी के वोट में सेंधमारी की। इस चुनाव में उन्हें 46,407 वोट मिले। आप जब अयोध्या का नाम ले रहे हैं, अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। राम को लाने वाले लोग नहीं हैं और राम तो बहुत पहले आए हैं। राम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, राम तो सभी के रोम रोम में है। तो इनका ये कहना, ये दावा पूरी तरह से झूठा है और साफ साफ जाहिर है कि ये बहुत ही खराब नारा था। अयोध्या की जनता को हम सलाम करते हैं कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि राम के नाम पर या धर्म के नाम पर वो वैमनस्य को स्वीकार नहीं करते। सत्ता में अब बात करते हैं 4 जून को आए उन नतीजों की जिनका असर देश के भविष्य कहे जाने वाले लाखों छात्रों के भविष्य और जिंदगी पर पड़ रहा है। जिस वक्त पूरा देश लोकसभा चुनाव के नतीजों को देख रहा था, इसके आंकड़े को समझ रहा था, उसी दौरान एक और रिजल्ट आया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट परीक्षा परिणामों की घोषणा की। इस साल नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा में 13 लाख से अधिक छात्र छात्राएं पास हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ घंटों में नीट के नतीजों की चर्चा ज्यादा हो रही है क्योंकि इसमें टॉपर वाली गड़बड़ी सामने आई है। नीट यूजी देश भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एकमात्र परीक्षा है। ये एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है जो एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है।
MBBS, BDS, आयुष और BVSC और MH सीटों पर प्रवेश के लिए परीक्षा के लिए आयोजन किया जाता है। आसान भाषा में समझिए कि डॉक्टर बनने की चाहत रखने वाले छात्रों के लिए ये एकमात्र रास्ता है। लेकिन आरोप है कि इसमें टॉपर वाला गोलमाल हुआ है, जो तेजी से ट्रेंड कर रहा है। हर तरफ इसकी चर्चा भी हो रही है। एक परीक्षा में 67 टॉपर चुने गए हैं, सबके अंक बराबर हैं। ये अपने आप में एक आश्चर्य है। आप 3 बड़ी बातों से समझिए कैसे नीट के रिजल्ट में गोलमाल हुआ है। इस रिजल्ट में 67 छात्रों के अंक 720 में से 720 आए हैं। मतलब टॉपर 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि कुल 67 थे। ये परिणाम किसी के गले नहीं उतर रहा था। दूसरी बड़ी बात ये कि एक ही सेंटर के 8 छात्रों के 720 में से 720 अंक थे। शक जताया जा रहा है कि भला ये कैसे संभव है। तीसरी बड़ी बात यह है कि कुछ छात्रों को 720 में से 718 अंक और कुछ को 720 में से 719 अंक मिले, जो अपने आप में गंभीर सवाल है। दरअसल इस परीक्षा में एक प्रश्न 4 अंक का होता है। गलत उत्तर देने पर 1 नंबर कटता है। मान लीजिए किसी छात्र ने एक प्रश्न का गलत जवाब दिया तो उसके 716 नंबर आ सकते हैं। माइनस मार्किंग की वजह से 1 नंबर और कट सकता है और 715 अंक मिल सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि 718 और 719 नंबर कैसे मिले। हालांकि नीट ग्रेस नंबर वाली दलील दे रहा है, लेकिन ये किसी के गले नहीं उतर रही। सरकार की तरफ से या होने वाली सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदार पक्ष सामने आए जो इसकी जिम्मेदारी ले और उसके साथ साथ आगे का रास्ता बताए कि अगर इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन होना है तो किस तरह का इन्वेस्टिगेशन होगा, ताकि कोई भी बच्चा, कोई भी पेरेंट किसी भी तरह की एंग्जाइटी में न रहे। ABVP का मानना है कि NTA आज परीक्षा के परिणाम के बाद NTA के ऊपर प्रश्न उठना स्वाभाविक है, लाजमी है। इस NTA की भूमिका को लेकर के एक जांच के बाद कार्रवाई करने की दिशा में प्रयास करना होगा। नीट परीक्षा 5 मई को हुई थी। लगभग 24 लाख छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे। इसमें पेपर लीक की खबर भी सामने आई थी। मतलब परीक्षा से लेकर परीक्षा परिणाम तक छात्रों का भविष्य अधर में लटका रहा। तो सवाल है कि क्या छात्रों की मेहनत, उनके सपने, उनकी उम्मीदें, सब कुछ परीक्षा घोटालों की भेंट चढ़ चुका है? आखिर कब तक इसी तरह छात्रों के सपनों से खिलवाड़ होता रहेगा? इन छात्रों को जवाब कौन देगा? इनकी मेहनत का हिसाब कौन देगा? हालांकि विरोध और सवालों के बाद NTA ने सफाई दी है। NTA की ओर से कहा गया है कि 5 मई 2024 को NTA को कोर्ट गए कुछ छात्रों की शिकायतें मिली। एग्जाम के दौरान समय की बर्बादी का मुद्दा उठाया गया था। NTA ने ऐसे मामलों का संज्ञान लिया और कोर्ट के 13 जनवरी 2018 को दिए गए फैसले के तहत नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को लागू किया। ऐसे छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, इसलिए 718 और 719 नंबर मिले। ये कोई सामान्य परीक्षा नहीं होती है। छात्र अपनी जिंदगी की सारी पूंजी इसमें निवेश कर देते हैं। जब परिणाम उनके अनुरूप नहीं आता है तो वो मानसिक तनाव में आते हैं और इसका अंजाम कितना खतरनाक होता है ये राजस्थान के कोटा में देखने को मिला, जब MP के रीवा की रहने वाली एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है नीट की परीक्षा के रिजल्ट के बाद से वो तनाव में चल रही थी। 9वीं मंजिल से कूदकर उसने अपनी जान दे दी। ये खबर, ये तस्वीर आज परीक्षा में गोलमाल करने वालों को देखनी चाहिए और सोचना चाहिए कि नंबर घोटाला कितना बड़ा अपराध है।